हेलो फ्रेंड्स। वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्वर और व्यंजन हमारा खत्म हो चुका था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग देखे थे। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर के प्रकार, वर्णों के प्रकार, स्वर के भेद, ये सब हम लोग देख चुके हैं। स्पर्श व्यंजन तक हो गया था। स्पर्श व्यंजन के बाद से अभी हमने को पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे अंतस्थ व्यंजन से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए जीभ, तालु, दांत, ओठों को परस्पर क्या करना पड़ता है, सटाना पड़ता है, तो ऐसे जो व्यंजन हैं इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या हो रहा था, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ था, च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु था। कल पढ़े थे इसको। यहां पर देखो, क वर्ग का कंठ था, च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु था। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन है इनका जो उच्चारण करने के लिए आपको जीभ, तालु, दांत, ओठ, इन सबको क्या करना पड़ेगा, सटाना पड़ेगा। तो इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। इसको याद रख लेना, एग्जाम में कई बार व्यापम पूछ चुका है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, कोई एक होता है, या प्रश्न ऐसे भी बनता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नहीं है कि केस में ऑप्शन इस तरह का देगा, ऑप्शन ए दे दिया य, ऑप्शन बी दे दिया ल, ऑप्शन सी दे दिया क, ऑप्शन डी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया व। तो देखिए क नहीं है, बाकी ये है और ये है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा क। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इसको याद रख लेना। अब एक नोट करके लिख लेना, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। याद रखे रहना। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड जो है, थर्ड व्यंजन के टाइप में जो थर्ड था वो उसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। उष्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे ही देखिए, जैसे ही क्या हो रहा है, हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा बाहर निकलती है। तो ये जैसे ही ये कंठ से होते हुए जब हवा बाहर निकलती है, तब क्या होता है, इतना तीव्र घर्षण होता है कि ऐसा लगता है कि उष्म मतलब गर्म हवा बाहर निकल रहा है। इसलिए इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन। और इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स और ह। इनको बोलने के लिए क्या इतना ज्यादा रगड़ होगा, जो वोकल कॉर्ड है वहां पर इतना ज्यादा घर्षण होगा कि वायु गर्म बाहर निकलेगा। ऐसा गर्म नहीं निकलता, लेकिन उसको माइनर रूप में देखोगे तो लगता है कि निकल रहा है। तो इसलिए इनका नाम क्या हो जा रहा है, उष्म व्यंजन। इसको बस याद रखे रहना, ये 4 है, इनकी संख्या श, श, स, ह। और जो अभी पढ़े वो था अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। तो ये सब कंफ्यूज मत होना, ये सब याद रखे रहना। अब इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। यह लिख दे रहा हूं मैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या वैसे तो 4 है। क मतलब क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, ज्ञानी का, और श्री वाला। तो इनको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो श है इसका निर्माण कैसे हुआ है। देखो, एक होता है छ छतरी का, छ इसको छ बोलते हैं, छ छतरी का। और एक होता है श क्षत्री का। ठीक है, जैसे क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा नदी भले हम लोग बोल देते हैं, ऐसा बोलने से लगता है कि क्षिप्रा नदी है जो उज्जैन में है, उज्जैन के महाकाल, क्षिप्रा। लेकिन ये गलत है, क्षिप्रा नहीं है, वो शिप्रा रिवर है, रिवर है शिप्रा। देखिए इसमें छ छतरी का लगा हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में होता क्या है कि छ छतरी का और श छतरी का, इन दोनों का जो उच्चारण है हम एक तरीके से करते हैं। तो छ बोल रहा है कि छ छतरी का बोल रहा है, ये क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन इसको याद रखे रहना, छ छतरी का एक व्यंजन है और ये श छतरी का संयुक्त व्यंजन है। इसका ये बना कैसे संयुक्त, मतलब देखिए दो व्यंजन से मिलकर बना है, एक व्यंजन क और एक व्यंजन श षटकोण का
और इसमें अ लगेगा। इसको बोलने के लिए आपको एक मतलब ये दोनों व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन है। अब बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तीन मतलब बोल सकते हो तीन वर्ण से मिलके बना है श क्षत्रिय का। इसको याद रखे रहना। श क्षत्रिय का तीन व्यंजन है। एक क बोल सकते हो, श व्यंजन क, व्यंजन श और अ। इसलिए तो देखो बोलोगे तो ऐसा साउंड आता है श करके, ये श छुपा हुआ है इसमें, इसलिए श का एक आपको साउंड दिखाई देगा, ध्वनि दिखाई देगा। ठीक। इसलिए जब आप लोग इंग्लिश में कुछ टाइप करते हो, जैसे इंग्लिश में लिखना है शिप्रा रिवर, तो कैसे लिखोगे स्पेलिंग? KSH शिप्रा, इस प्रकार से लिखोगे। तो देखो श छुपा हुआ इसमें, क्योंकि यहां पर कैसा बन रहा है, वो श क्षत्रिय वाला बन रहा है। ठीक, इस वजह से अगर छिप्रा लिखोगे तो ये इस तरह से लिख सकते हो CHIRPA शिप्रा। लेकिन ये गलत स्पेलिंग है, छिप्रा थोड़ी है, छिप्रा नदी नहीं है, छिप्रा नहीं है, वो शिप्रा है। समझ रहे हैं इस चीज को? त्रा, जो त्रा त्रिशूल का है वो कैसे बना है? आधा त, र और अ से। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, याद रखना, व्यापम में ही पूछा है। सॉरी, ये व्यापम में ही पूछा हुआ है। त्रा, त्रा आप कैसे लिखोगे? तो त, र, अ इस तरह से बनेगा। ज्ञ ज्ञानी का कैसे बना है? ज्ञ ज्ञानी का, तो ज्ञ ज्ञानी कैसे बना है? आधा ज और लगा है इया। ठीक है, इया और अ। ठीक, इस चीज को याद रखे रहना। इसी प्रकार से जो श्र है, श्र, जो श्री लिखते हैं ना, श्र, ये श्र, ये कैसे बनेगा? आधा श, मतलब ये व्यंजन है, सीधी सी बात है, हलंत लगा है मतलब व्यंजन है, मूल व्यंजन जिसको बोलते हैं, श, र और अ। ठीक, तो ये हो गया आपका संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है, याद रखे ना। हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान भी दिया गया है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है, ये भी याद रखे रहना। ये मूल व्यंजन नहीं है, वही नोट करके लिखो सबको। ये मूल व्यंजन नहीं है, ये मूल व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है। हालांकि हालांकि इनको हालांकि इनको वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है, मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन, ये सब मूल व्यंजन है, ये मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन के संयुक्त करने से बन रहा है संयुक्ताक्षर, ये संयुक्त व्यंजन। ठीक, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से है? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये द को हटा देना, अभी इसको हटा देना। ये 4 है इनकी संख्या, इसको याद रखे रहना। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अयोग वहां पढ़ेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञ ज्ञानी का, ये ज्ञ ज्ञानी, जो अपन ज्ञानी लिखते थे ना, ज्ञ ज्ञानी का, तो ज्ञ का सही वर्ण विच्छेद है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है ज और ञ, ऑप्शन बी बोल रहा है ये ज, मतलब ये जो हलंत लगता है ना, इसका मतलब है स्वर रहित, याद रखना, इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इसको आधा ज भी बोल सकते हो। तो ये जो हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोल रहा है आधा ग और ञ, ऑप्शन डी बोल रहा है आधा ग और य। ये ऑप्शन थे, इस तरह क्वेश्चन फंसाता है। अब आप इसको सही आंसर प्रयास करो बनाने का, क्योंकि मैं तो सिखा दिया हूं क्या सही आंसर है। सही आंसर आप इसको बनाने का प्रयास करो। सोचो पहले को क्या हो सकता है, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा इसका। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अयोग वहां पढ़ लो जाते जाते। इस ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो अमंगूर का अपन पढ़ते थे ना, और अहा पढ़ते थे, ये एक्चुअल में क्या है? तो ये एक्चुअल में ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये अयोगवा है। ये क्या है? अयोगवा है। इसको हम लोग दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक अनुस्वार हो गया, इसको अपन अनुस्वार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विसर्ग। ये क्या है? अनु,
स्वर और विसर्ग ये दोनों क्या है, अयुग्मा है, जिनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। लेकिन हालांकि इसको अपन स्वर में मिला लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, मानक में इसको नहीं मिलाया गया है। अभी तक यही याद रखिए, बाकी मैं इसको थोड़ा और डिटेल बता दूंगा। इसका आंसर देख लो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं है। क्योंकि देखो ऑप्शन ए इसलिए नहीं है क्योंकि ज आधा नहीं लगा है। एक्चुअल में ज्ञ ज्ञानी कैसे लिखाता है, ऐसा लिखाता है, ये जो स्वर रहित ज, फिर आता है इया। अब इया या तो फुल लिखा है, फुल लिखा है, इसका मतलब क्या एक्चुअल में ये ऐसा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये जो इया है ये पूरा लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखोगे आप तो। इया कैसे लिखा है, पूरा लिखा है। ये इसका अर्थ क्या है, ये हो जाएगा इया धन अ, ये ऐसे हो जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब कंपन के आधार पे हम वर्णों को डिवाइड करेंगे। कंपन के आधार पे जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है, कंठ है, वहां पर कंपन होगा। अगर कंपन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको अपन कंपन के आधार पर डिवाइड करेंगे, घोष और अघोष। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलना। घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या है, तो सबसे देखो घोष क्या है या सघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं, याद रखना, घोष को ही सघोष, घोष को ही सघोष। ठीक, तो वर्ण के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 31 है। अभी भी यहां कंफ्यूज मत हो, मैं इसको दिखा रहा हूं। और उसी प्रकार से अघोष है जिसमें कंपन नहीं होगा। अब देखिए, सघोष या घोष को क्या कहा जा रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों या वोकल कॉर्ड, जहां से हमारी आवाज निकलती है, में कंपन होता है, बोला जा रहा है कंपन होता है, उनको क्या बोलेंगे, घोष या सघोष बोलेंगे। ये घोष का मतलब घर्षण कंपन से ही है। तो वो वर्ण जिनको उच्चारण करते समय आपको एक कंपन का फीलिंग होगा, जब अपने गर्दन में, ये जैसे ही इंसान को देखोगे, ये इंसान है सपोज करो, तो यहाँ पर उसका वोकल कॉर्ड है, जैसे वोकल कॉर्ड आप यहाँ पर टच करके छूते अपने गर्दन में, गले में, तो एक ज्यादा कंपन हो रहा है, कंपन ज्यादा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे घोष। और कंपन कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे अघोष। तो अभी इतना आपको याद कर समझने की जरूरत नहीं है, इसको तो याद ही करना है बेसिकली। जब तक इसको याद नहीं करोगे तब तक ये याद रहेगा नहीं। अब घोष कौन कौन से हैं इसको याद करना है। तो पहले सभी स्वर घोष है, जितने घोष है, जितने स्वर हैं, सभी स्वर क्या है, घोष है। याद करो, अ आ ई उ री ए ओ, ये सब क्या है, घोष हो जाएंगे। जितने स्वर आपको दिया है सभी स्वर क्या है, घोष। याद करते चलो, सभी स्वर क्या है, घोष है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ और पंचम, जो हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़े थे ना, उस स्पर्श व्यंजन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो वर्ग है, कॉलम है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो कॉलम है, वो सघोष है या घोष है। और अंतस्थ भी घोष आएंगे। इसके अलावा ह भी घोष है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो घोष, देखो ये आप लोग पढ़े थे ना, ये क वर्ग हो गए, क ख ग घ अंग, ये च वर्ग है, च छ ज झ झ इया। ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ न, ये इस तरह से था, ये स्पर्श व्यंजन है। अब इसमें से सघोष या घोष कौन है, तो हमने अभी देखा कि सारे स्वर घोष है। इसके अलावा ये थर्ड कॉलम जो दिख रहा है आपको, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम, ये जितने पांच, चार, तीन कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे व्यंजन है, घोष है। अब बोल के देखो ना, अभी भी समझ में नहीं है तो बोल के देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ध्यान से समझना। मैं अपने गर्दन में जो वोकल कॉर्ड है, मेरा स्वर तंत्री है, जहां से मेरा आवाज निकल रहा है, उसको मैं पकड़ के रखा हूँ, टच कर रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ, क बोला, ख बोला, ग, जैसे ग बोलूंगा तो यहाँ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, घ बोलूंगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, अंगह बोलूंगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, घोष है या सघोष वर्ण है। घोष या सघोष वर्ण है। कौन कौन से हैं, ये ग, ज, ड, ढ, द, ये घोष व्यंजन है। इसी प्रकार ये वाला जो घोष व्यंजन है, जिसको मैं रेड कलर से भी सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ये कैसा है, घोष है। याद रख लेना, पहला नहीं है, ये नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, याद रखो। ठीक,
अब इसको कैसे भी करके याद रखो, अंतिम जो तीन है वो कैसा है, घोष है। इसके बाद जितने अंतस्थ व्यंजन थे, यर अल व, ये क्या है, यर अल व क्या है, घोष है। कैसा है, घोष या फिर सघोष, सघोष व्यंजन है। उसके अलावा ये जो उष्म है, उष्म में केवल ह वाला जो है, ये ह वाला क्या है, घोष है। ये श नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों श नहीं है, याद रखो तीनों श क्या है, घोष नहीं है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा घोष कौन कौन से थे, सभी स्वर थे। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वाला जो कॉलम था वो है, पूरा अंतस्थ ले लेना है आपको, और ह वाला ले लेना है, ये सब क्या है, घोष है। अब जो बचे होंगे वो सब अघोष होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारा वोकल कॉर्ड है वहां कंपन नहीं होता, या ना के बर, कंपन तो होता है यार, बिना कंपन के आवाज नहीं निकलता। ठीक है, अब ये हिंदी वालों को बताना पड़ेगा, बिना कंपन के आवाज कैसे निकलेगा, कंपन हो रहा है इसलिए आवाज निकल रहा है। ठीक है, तो कंपन कम हो रहा है। अब डेफिनेशंस में ऐसे ही दिखाई देगा, कंपन नहीं होता है। अब हिंदी में इसको मान के चलो, साइंटिफिकली मत हो, साइंस के अकॉर्डिंग मत सोचो, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार सोचो, कंपन नहीं होता। अब कंपन नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, अघोष। अब अघोष में कौन है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, ये वाला देखो, ये वाला, ये कैसा है, अघोष है। ये कैसा है, अघोष है। ये दोनों क्या है, अघोष। याद रखो, यहीं पर लिखो फटाफट, ये है अघोष। इसको कॉपी में बना लो, पीडीएफ से मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ में ऑनलाइन पढ़ने से अच्छा है कॉपी में बनाओ। और ये जो तीन बच्चे, इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये ब्लू कलर वाला कैसा है, सघोष है या घोष है, सघोष या सघोष, या फिर कैसा है, अघोष, अघोष नहीं घोष। उसी प्रकार ये जो अंतस्थ पूरा, ये पूरा अंतस्थ कैसा है, घोष है। इसके अलावा ये जो ह है, ह क्या है, घोष है। ठीक है, फिर रेड ले लेता हूं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है, घोष है। ये भी कैसा है, घोष है। अघोष, अघोष, मैं घोष घोष बोल रहा हूं, अघोष, अघोष। जो रेड वाला है वो अघोष है, और जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है वो घोष है। इसको याद करना है, लर्न करना है, इसको कैसे भी करके आप लर्न करो, याद करो। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट कंपन के आधार पे डिवीजन हुआ है ये, कंपन के आधार पे। चलिए आगे देखते हैं। अब श्वास वायु के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, कि बोलने पे आप थोड़ा वायु रिलीज करते हो या ज्यादा वायु रिलीज करते हो, उसके आधार पे है। थोड़ा वायु रिलीज करोगे तो अल्प प्राण होता है, और ज्यादा वायु आप रिलीज कर रहे हो बोलते समय, ज्यादा वायु निकल रहा है, जैसे माइक में कभी बात करोगे ना, तो कभी माइक में ना जैसे बोलोगे तो तेज आवाज, तेज जो है मुंह से हवा निकल रहा है उसका झटका का आभास होता है स्पीकर्स में। कभी माइक में बात करना तो पता चलेगा। जो माइक अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, शादी वाले फंक्शन हो गया या किसी स्टेज में जो यूज होता है, जो गाना रिकॉर्डिंग होता है, या जिस माइक से मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो माइक में यूज कर रहा हूँ, उसमें आपको मेरा आवाज जो वायु निकल रहा है मुंह से, जो हवा निकल रहा है, उसके जो झटके हैं वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि माइक अच्छी वाली है ये। लेकिन जो नॉर्मली जो स्टेज में, शादी में, किसी फंक्शन में माइक यूज करते हैं, उस माइक अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। जब हम लोग बात करते हैं तो मुंह से आवाज निकलता है, तो जो हवा के झटके आते हैं ना, ऐसा आवाज निकलता है, वो इसीलिए पता चलता है। ठीक है, इसलिए अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण मतलब जब हवा कम बाहर निकलेगा, वायु कम बाहर निकलेगा, और महाप्राण वो वर्ण है जिनको बोलोगे तो तेजी से हवा बाहर निकलेगा मुंह से, तो वो है महाप्राण। ठीक, भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना। अब अल्पप्राण देखो, अच्छा एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले जो एग्जाम है ना यार, समय बहुत कम मिल रहा है आप लोग को। वैसे समय तो बहुत पहले मिला हुआ है, मेरे ख्याल से 15 अगस्त 2022 में, शायद 22 में सीएम ने इसकी घोषणा की थी, 2022 में। और उसके बाद से ये कितना ज्यादा सबको समय मिल गया। भले नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, कुछ लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए तो 1 मंथ ही मिल रहा है। अब वो 1 मंथ भी जी जान लगा दो, मैं यही बोलूंगा। यही लास्ट टाइम है, उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ नहीं आने वाला, तो यही लास्ट है। और ये चुनावी साल है, तो फोड़ना है तो फोड़ लो, 1 महीना है। अब जो लोग 12 घंटे पढ़ रहे हो, वो 15 घंटा पढ़ने का टारगेट करो, 4 घंटे ही सो 1 महीना,
5 घंटे ही सो, 4 से 5 घंटे ही सो, 1 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, बॉडी थोड़ा पेन झेलेगा, थोड़ा तकलीफ हो सकता है हो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा 1 महीना। लोग 6 से 7 दिन तक सोते नहीं है यार। खाना कम खाओ तो नींद कम आएगा, नींद कम आएगा तो पढ़ाई कर पाओगे। वैसा नहीं कि खाना ही छोड़ दिए, खाना ही छोड़ दिए तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे। खाना कम खाओ, यूजुअली 5 रोटी खा रहे थे, 3 रोटी खाओ, रात को 3 रोटी खाओ, जो 5 खा रहे थे 3 रोटी खाओ और पढ़ाई करो। मैं यही बोलूंगा। चलो वापस आओ, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, इसको याद ही करना है कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। अब देखो अल्प प्राण कौन कौन सा है, ये वाले क वाला, ये जो एक एक ऑल्टरनेट में है, देखो ये है फिर ये नहीं है, फिर ये है फिर एक नहीं है, फिर ये है, तो इसको ऑल्टरनेट बोलेंगे। तो ऑल्टरनेट में ये सब क्या है, अल्प प्राण है, यही पर लिख दो। इसके लिए हम लोग हाइलाइटर यूज करते हैं। ये देखो ये जो रेड वाला है वो क्या है, अल्प प्राण का है, मतलब इनको बोलने के लिए कम वायु मुंह से बाहर निकलेगी, तो ये कैसा है, अल्प प्राण। इसके अलावा अंतस्थ वाला भी क्या है, अल्प प्राण है। ठीक, अब जो बच गया, जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। मतलब ख वाला ये जो दिख रहा है आपको, ख वाला हो गया, घ वाला हो गया, उष्म हो गया, ये सब कैसे हो जाएंगे, महाप्राण। इसको भी बना लेते हैं, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक काम करते हैं, रेड ले लेते हैं। ये वाला देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो येलो कलर से मैं कर रहा हूं, ये क्या है, महाप्राण है। देखो यार याद ही रखना है, 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो जाके याद होगा चीज, अदरवाइज याद नहीं होने वाला। तो ये कैसा है, महाप्राण है। ऐसे करके बना लो कॉलम, वीडियो पॉज करो और बना के 4 4 बार याद रखो इसको। तो मैं कैसे याद किया था, मैं इसको ना अपने कमरे के एक दीवार में चिपका लिया था, जिस टेबल में पढ़ता था, स्टडी टेबल में। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी में चिपकाओ इसको, इसको स्टिक करो, पेज में बनाओ और चिपका लो। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, घोष हो गया, सघोष हो गया, इन सबको एक पेज में बना लो, एक ही पेज में आ जाए ऐसा बनाओ और चिपकाओ, और डेली 4 बार पढ़ो, 4 बार, आपको याद हो जाएगा यार। फिर उसको निकाल देना या एग्जाम तक लगे रहने देना, याद हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज है ये। ठीक, ये महाप्राण का हो गया, बता ही दिया हूं मैं। अब वर्णों के ना उच्चारण स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, ये व्यापम पूछता है, इसलिए ये क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने के लिए आपको रट्टा ही मारना है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ याद ही करना है। अब मैं पढ़ के भले बता देता हूं, किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख की विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। तो हम लोग जैसे बोलने के लिए क्या करते हैं, जब कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लो 3 साल का या 4 साल का या 2 साल का, 3 4 साल का ये बच्चा है, इस रेंज में है, या तो 2 है या 3 है या 4 है, तो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, लेकिन कुछ चीजों को वो बोल लेता है, लेकिन बाकी चीजों को वो नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये जो कंठ है, तालु है, हम उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए क्या करते हैं, मुख के विभिन्न जो भाग है उनका मदद लेते हैं, सहारा लेते हैं, यूज करते हैं। तो उसमें आपको अभ्यस्त, मतलब प्रैक्टिस्ड होना चाहिए बोलने के लिए। तो जो बच्चा है, कुछ वर्ड जैसे पापा, मम्मा, इन सबको बोलना सीखा है अभी, तो इन सबको बोलते 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 10 बार 50 बार एक दिन में 10 10 15 15 बार बोल रहा है, तो याद हो गया उसको, वो चीज अभ्यस्त हो गया है, इसलिए उन सारे जो शब्द है उसको वो बोल पा रहा है। लेकिन जो नए वर्ड आते हैं उसके पास, वो नए वर्ड को बोलने में वो थोड़ा सा हिचकता है, बोलते हैं ना हिचका करके पढ़ बोलते हैं, तो वो धीरे से पढ़ना सीखता है। तो यही ये जो चीजें हैं, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, तालु का ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं, दांत हो गया, होठ हो गया, नासिका हो गया, नाक, इस नाक से भी बोलते हैं ना, कई लोग नाक से बोलते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया जो सिंगर हैं, वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि नाक से गा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो नाक से बोल रहे बोलते हैं, है ना। तो वो साउंड प्रोडक्शन के लिए जब साउंड निकल रहा है तो कौन से भाग को टच करके निकल रहा है, उसको बोलते हैं उसका उच्चारण स्थल। वैसे अब जो वोकल कॉर्ड लगा हुआ है गले में, जो कंठ होता है, हिंदी में शायद कंठ बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड को ही साउंड बॉक्स बोलते हैं, कि वहां से साउंड प्रोडक्शन होता है, कोई भी ध्वनि है वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कौन से पार्ट को टच करके निकल रहा है, डिफरेंट पार्ट को टच करके निकल रहा है, तो डिफरेंट साउंड निकल रहा है। ध्यान समझिएगा, साउंड, हम लोग क्या है, ध्वनि एक्चुअली क्या है, साउंड है। अब साउंड निकलने के लिए वो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेट हो रहा है, वो धीरे से होता है।
जिस हिसाब से वाइब्रेट होगा वैसा ही आवाज निकलेगा। जैसे आप लोग स्पीकर देखे होंगे, स्पीकर कुछ ऐसे मैग्नेट लगा होता है, यहाँ छोटा सा रहेगा, फिर यहाँ पर उसके मेम्ब्रेन लगे होते हैं। मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्दे, पर्दे लगे होते हैं। और यहाँ चुंबक होता है, यहाँ गोल सा चुंबक होगा। वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, वेव वेव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव में। ठीक है, तो यहां पर जो पर्दा लगा है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये लगातार वाइब्रेट होता है। यहाँ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दोगे या छोटे छोटे स्टेपलर्स को डाल दोगे, स्टेपलर पिन को, तो वो ऐसे हिलेंगे, जंप करने लगेगा। तो वो जरूरी नहीं कि हर जगह जो जंप हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कंपन। जो वाइब्रेशन हो रहा है वो एक समान नहीं हो रहा है। कभी यहां पर वाइब्रेट हो रहा है, कभी यहां वाइब्रेट हो रहा है, कभी यहां वाइब्रेट हो रहा है, कभी यहां, कभी धीरे से वाइब्रेट हो रहा है, कभी जोर से वाइब्रेट हो रहा है। उससे इस वाइब्रेशन, अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग ध्वनि निकल रही है, अलग अलग साउंड निकल रहा है। कभी अ निकल रहा है, कभी ब निकल रहा है, कभी स निकल रहा है, कभी द निकल रहा है, कभी ई निकल रहा है। मतलब अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसी प्रकार जब हम लोग बोलते हैं ना मुख से, तो अलग अलग जगहों को टच करते हुए निकलता है हवा, उससे अलग अलग साउंड निकलेगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये 6 जो चीज है, कंठ है, तालु है, मतलब तालु मतलब जीभ होता है, ठीक है, टंग, मूर्धा है, तालु के ऊपर का भाग, ये सबको हम लोग टच करते हुए निकलेंगे। अब इसको आपको याद करना है। देख लो इस चीज को, जो कंठ है, कंठ से कौन कौन सा जो वर्ण है उच्चारित होता है? अ, आ और क वर्ग तो पूरा होता है, कल बताया था। ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। तालु, तालु का उच्चारण स्थल क्या है? ई इमली का, ई इक का, च वर्ग पूरा था, ये तो पढ़े थे। य और श है। ठीक है, इसको आपको याद करना है मित्रों। इसको याद करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आप स्मार्ट बनो, जो याद करेगा डेफिनेटली एग्जाम में आ गया तो वो फायदा तो लेगा ही। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और कुछ लोग कल बुक पूछ रहे थे मेरे से, तो बुक बता दूं, एक एचआर पब्लिकेशन की हरिराम सर की बुक आती है, वो बुक ले सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा बुक लेना है तो फिर जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, वो बुक से पढ़ लेना। विनय कुमार पाठक, मैं कल ही बताया था, विनय कुमार पाठक की बुक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चाहो तो ले लो। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में सर्च करोगे तो बोलोगे तो मैं ही दे दूंगा। ठीक है, विनय कुमार पाठक की बुक पीडीएफ से देखना है तो पीडीएफ से देख लो, ज्यादा बेटर होगा, बुक परचेस कर लो। ठीक है, इसको याद करो। अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। वर्ण विच्छेद एक टॉपिक है, जिसको वर्ण विन्यास भी बोलते हैं या डाइसेक्शन ऑफ अल्फाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये नया चीज है, पहले एग्जाम में ये नहीं आता था, लेकिन अभी रिसेंटली मंडी निरीक्षक में आया था, मतलब 2020-21 में। कब हुआ मंडी निरीक्षक? शायद 22 में ही हुआ है। तो 22 में ये आया है वर्ण विच्छेद। इसको वर्ण विन्यास भी बोलते हैं। जैसे कल ही सिखाया था राम, ये जो राम शब्द है, इस शब्द को आपको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे? पहले र स्वर अलग कर दो, तो र, फिर इसमें आ जो स्वर है वो लिखोगे, तो आ, फिर म का स्वर अलग करो, फिर अ, तो ये हो गया उसका वर्ण विच्छेद। ठीक, तो टोटल कितने वर्ण है ऑप्शन में रहेगा? तो 4 वर्ण लगाओगे। या टूटने का रहेगा तो इस तरह से टूटेगा। बहुत आसान चीज है, इसमें ऐसा कोई कठिन नहीं है ये। एक और करके दिखा देता हूं। भारतीय, तो पहले भ स्वर अलग कर दो, फिर आ की मात्रा दिख रहा है, फिर र, फिर स्वर अलग कर दो, मतलब ये स्वर अलग कर दो, फिर अ आ जाएगा, फिर त में से स्वर अलग करो, क्योंकि छोटी बड़ी की मात्रा आपको दिख रहा है, ये हो गया। फिर य से स्वर अलग करो और अ, तो ये हो जाएगा भारतीय। कितने हो गए इसको गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारतीय में कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण हैं। इस तरह के ये प्रश्न आते हैं यार। एक और देख लो, श्रीमती। इसको पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
चलो मैं बता देता हूँ, या वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बता देता हूँ। हम लोग पहले कल शरा को सीखे थे, शरा कैसे तोड़ना है। तो शरा जो है, इसका मतलब क्या होता था, इसका एक्चुअल में शरा कैसे लिखते थे हम लोग, श हलंत लगा के, फिर होता था र, ये शरा हो गया। अब इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो आपको अ न लगा के क्या लगा रहा है, बड़ी ई की मात्रा, श्री। फिर ये तो हो गया, मती तो लिख ही लोगे, ये माँ हलंत लगा दो, फिर अ लिखो गया, फिर त में हलंत लगाओ, और उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लिखोगे, तो ये हो जाएगा श्रीमती। ठीक है, एक और देख लो, राष्ट्र। इसको कैसे लिखोगे, तो ये र हो गया, हलंत लगाओ, आ की मात्रा लगाओ, और ये जो आधा श है, इसका मतलब एक्चुअली ये स्वर रहित ही है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, वो श लिखना है और हलंत लगा देना है। ठीक, फिर ट लिखना है, उसमें हलंत लगा देना है। समझ रहे हो इस चीज को। फिर आपको ये र लिखना है और फिर अ लिखना है, तो ये हो गया राष्ट्र। अब आप लोग कक्षा ट्राई करके देखो, कक्षा, कक्षा ट्राई करके देखो। इसके बाद देखो वर्णमाला, ये आपको वर्णमाला हो गया, स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन 33 + 2 मतलब 35 हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन 25 है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। अंतस 4 है, उष्म 4 है, विगुढ़ 2 है, फिर संयुक्त 4 है ना, ये सब मिला के। अयोग वहाँ भी आप लोग पढ़ा, अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार से आपका वर्णमाला, ये जो पहला यूनिट का जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार में स्वर व्यंजन ये सब हम लोग पढ़ लिए। अक्षर भी मैंने बता दिया है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है, वो तो आप हिंदी में सीखोगे ही स्पेलिंग क्या सही है। फिर आता है लिंग वचन काल, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लिंग क्या है, वचन क्या है। अब इसको कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लिंग को तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा लिंग है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।